नमस्कार दोस्तों, परफेक्शन आइस में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिल मिश्रा आज फिर से लेके आ गया हूँ करंट अफेयर्स का ये वीडियो, जो कि 17 नवंबर पे आधारित है। आज का जो करंट अफेयर्स है आपके यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसे हम डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और इसी से हम क्वेश्चंस क्रिएट करने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए हमारा मंथली मैगज़ीन का, जो मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ होता है, अभी तक हमने मोर देन 500 पीपल को, कैंडिडेट्स को ऑलरेडी भेजा हुआ है, और जो कि बिल्कुल फ्री में भेजा है हमने। अगर आपको पूरे मंथ का चाहिए, हर महीने का, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है फॉर्म का, उससे फिल करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा अगर डिले होगा तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, लेकिन हम एक बार में 100 लोगों को भेजते हैं, तो इस वजह से अगर आपका नाम 100 वाले में आ जाएगा तो आपका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चल, हम आज का जो पहला है हमारा कंटेंट वो देखते हैं कि न्यूज़ जो है कह रहे ईपीएफ ने पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा आराम की। कह रहे कोविड-19 महामारी के वर्तमान परिदृश्य में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशन धारकों को अपने घर से या घर के नज़दीक ही डीएलसी जमा करने के लिए विभिन्न विकल्पों की सुविधा प्रदान की है। इन सभी तरीकों एजेंसियों के माध्यम से प्रस्तुत जेपीपी भी समान रूप से मान्य होंगे। ये कह रहा है कि ईएफओ के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा ईपीएस पेंशन धारक अब उन बैंक शाखाओं और निकटतम डाकघरों में डीएलसी जमा कर सकते हैं जहां से वे पेंशन प्राप्त करते हैं। क्या इसके अलावा ईपीएस पेंशन धारक उमंग ऐप का उपयोग करके भी डीएलसी जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर जो पॉइंट है वो है आपका कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार ईपीएस पेंशन धारक अब अपनी सुविधा के अनुसार वर्ष में किसी भी समय डीएलसी जमा कर सकते हैं। डीएलसी जमा करने की जो तारीख है वो 1 वर्ष तक जीवन प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिन पेंशन धारकों को 2020 में पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ जारी किया जा चुका है, उन्हें 1 वर्ष पूरा होने तक जेपीपी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे उल्लेखनीय है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के सभी पेंशन धारकों को पेंशन धन राशि प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की ज़रूरत पड़ती है। आइए कुछ जानते हैं इसके बारे में, ईपीएफ जो है पेंशन, उसके बारे में। ईपीएफ पेंशन जो है, जिसका परिवर्तित नाम जो है अब कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस है, एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, और इसका संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईएफओ करता है ईपीएफओ करता है। इस योजना के तहत 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी को पेंशन मिलती है। हालांकि इस योजना का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है जब कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्षों के लिए सेवा दी हो। हाँ, इसमें लगातार सेवा देना दिया जाना ज़रूरी नहीं है। क्या है कि एपीएस 1995 में लॉन्च की गई थी, जिसमें तत्कालिक और नए ईपीएफ सदस्यों को शामिल होने की अनुमति थी, मगर बाद में इस योजना में बदलाव हुए। क्या बदलाव है? यदि कोई 1 सितंबर 2014 के बाद कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना में शामिल हुआ है और उसकी सैलरी 15,000 रुपये से अधिक है तो वो ईपीएस खाता नहीं खोल सकता। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 जो है, पूर्वी शिखर एशिया शिखर सम्मेलन ईएएस के 15वें सत्र का आयोजन वर्चुअल रूप से 14 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक ने की। इस सम्मेलन में सभी 18 ईएएस देशों ने भाग लिया। भारत की ओर से इस समय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। कह रहे इस शिखर सम्मेलन में कह रहा है कि इस शिखर सम्मेलन में ईएएस प्लेटफॉर्म को मजबूत करने और 15वें वर्षगांठ पर उभरती चुनौतियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की गई। के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया, जिसमें कोरोना वायरस की महामारी और ईएस भाग लेने वाले देशों के बीच सहयोग और तेज़ी से आर्थिक सुधार हासिल करने जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। क्या है कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 10 आसियान सदस्य देशों के अतिरिक्त भारत, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमेरिका और रूस शामिल है। यह उल्लेखनीय है कि 2005 में अपनी स्थापना के बाद से ही पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन सुरक्षा और रक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए प्रशांत क्षेत्र का मुख्य मंच बना हुआ है। इसने पूर्वी एशिया के रणनीतिक,
भू राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज कुछ एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि म्यांमार में सू के नेतृत्व वाली पार्टी दोबारा सत्ता पर काबिज। अब इससे क्वेश्चन क्या आएगा कि वो किस पार्टी से है, ठीक है, कौन सी बार वो की है, ठीक है, कितना उनको वोट मिल सकता है, या रोहिंग्या के बारे में हमसे पूछ सकता है। तो क्या म्यांमार में नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सुन की नेतृत्व वाले नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पुनः भारी बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई। म्यांमार चुनाव आयोग के अंतिम नतीजों की घोषणा की, जिसमें एनएलडी को 920 सीटों पर जीत दर्ज हुई। ये बहुत ही भारी सीट है। चुनाव आयोग के अनुसार संसद की 1117 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। इसमें से 315 सीट निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और 161 सीट उच्च सदन हाउस ऑफ नेशनलिटीज़ में है। 612 सीट क्षेत्रीय और प्रादेशिक स्तर की संसद की है। इसमें जो 2015 का जो आम चुनाव हुआ था, उसमें देख सकते हैं, उसमें मैं इस पार्टी को 1089 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 71 सीटों पर ही जीत मिली थी। किसको? दूसरे वालों को। उसमें भी आंग सुन को जो है बहुत भारी बहुत मिला था। फिर उल्लेखनीय है कि इस बार बिहार का चुनाव कह रहा है, इस बार के चुनाव में रोहिंग्या मुद्दा प्रमुख रूप से बना हुआ था। 2017 में रोहिंग्या के क्षेत्र में सेना ने ऑपरेशन चलाए थे, इससे 7.5 लाख रोहिंग्या पलायन कर बांग्लादेश चले गए हैं। इस बार के चुनाव में रोहिंग्या को नागरिक ना मानते हुए उनको चुनाव यानी कि वोटिंग करने का जो अधिकार था उनको नहीं रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। रिलायंस रिटेल ने अर्बन लैडर की 96% हिस्सेदारी खरीदी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की खुदरा इकाई रिलायंस रिटेल ने 14 नवंबर 2020 को ऑनलाइन फर्नीचर कंपनी अर्बन लैडर के 96% हिस्सेदारी का 182.12 करोड़ में अधिग्रहण किया। क्या रिलायंस रिटेल वर्चेस लिमिटेड ने अर्बन लैडर होम डेकोर सॉल्यूशंस की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इक्विटी शेयरों का 182.12 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। इसके निवेश के जरिए उसने अर्बन लैडर की 96% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। यह निवेश दिसंबर 2030 तक पूरा हो जाएगा। कह रहे इस निवेश के जरिए समूह की डिजिटल और ई कॉमर्स पहल को प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही उपभोक्ताओं को उत्पादों की पेशकश बढ़ेगी। अर्बन लैडर का भारत में गठन 17 फरवरी 2020 को हुआ था। ऑनलाइन के अलावा कंपनी की उपस्थिति खुदरा स्टोर कारोबार में भी है। नेक्स्ट देखते हैं। जनजातीय सम्मेलन संवाद का डिजिटली शुभारंभ। क्या झारखंड के जमशेदपुर शहर में विश्व स्तरीय जनजातीय सम्मेलन संवाद का डिजिटल शुभारंभ हुआ। तो पूछ सकते हैं जनजातीय सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। बिहार भी ऑप्शन दे देगा आपको, छत्तीसगढ़ दे देगा, झारखंड दे देगा, तो उसको ध्यान रखना है। टाटा स्टील के तत्वाधान में 15 नवंबर को आरंभ हुआ, जो 19 नवंबर 2020 तक चलेगा। इस सम्मेलन में 23 राज्यों, 5 केंद्र शासित प्रदेशों तथा 17 देशों से 114 जनजातियों के 3000 कलाकार शामिल हो रहे हैं। तो ये भी पूछ सकता है कितने लोग शामिल थे इसमें, कहाँ कहाँ से, देश का पूछ सकता है, राज्य का पूछ सकता है, तब देखिएगा इसमें। मालबार 2020 अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन। तो अभ्यास तो पूछता ही है। तो मालबार जो है 20 अभ्यास के दूसरे चरण का जो आयोजन है उत्तरी अरब सागर में 17 नवंबर से आरंभ हुआ, जो 20 नवंबर तक चलेगा। अब मालबार जो अभ्यास है 2020 का पहला चरण 3 से 6 नवंबर चला था, और जो कि बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। आपको पता है कि इसमें पहले चरण में जो था अभ्यास से अर्जित तालमेल को आगे बढ़ाते हुए दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त अरब अमेरिका, ये सभी शामिल हैं। ठीक है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। आ, इस अभ्यास में भाग लेने वाले नौसेनाओं के अन्य जहाज़ों, पनडुब्बी और हवाई जहाज़ों के साथ संयुक्त पोत 4 दिनों तक उस तीव्रता वाले नौसैनिक अभियानों में शामिल होंगे। तो मालबार जो है 4 देशों ने इसमें भाग लिया था। ऑस्ट्रेलिया पहली बार उसमें आया था। इन अभ्यासों में विक्रमादित्य के MiG-29 के लड़ाकू विमानों तथा निमित्ज के F-18 फाइटर लड़ाकू और E-2C हॉकाई द्वारा क्रॉस डेक उड़ान परिचालन और उन्नत वायु सुरक्षा अभ्यास शामिल हैं। क्या युद्ध अभ्यास की मलबार श्रृंखला भारत और अमेरिका के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में 1992 में शुरू हुआ था। अगर आप देखें तो मलबार का 24वां संस्करण वर्तमान में चल रहा है ये। जी हाँ।
और जिसमें समुद्री मुद्दों पर 4 जीवंत लोकतंत्रों के बीच विचारों की समग्रता पर प्रकाश डाला जाए। जैसे कि एक आपका भारत हो गया और आपका यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें बस। अरे तुर्की का जो अभी फार्मूला रेस हुआ था उसमें लुइस हैमिल्टन ने, जो कि बहुत बार जीत चुके हैं, वो इस बार भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती। तो पूछ सकता है आपका वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है वो तुर्की कहाँ पे हुआ था, तो और किसने जीता था? तो तुर्की के ग्रांड पी में वहाँ पे हुआ था। कह रहे मर्सिडीज टीम ब्रिटेन के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने 15 नवंबर 2020 को तुर्की ग्रांड प्री जीत कर 94वें फार्मूला वन में रिकॉर्ड जीत हासिल की। इसके साथ ही वो जर्मनी के लीजेंड ड्राइवर माइकल शूमार के सबसे ज़्यादा 7 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियंस के जितने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। हैमिल्टन की यह 94 जीत है। वो अब तक हुई सब 14 में से 10 राउंड की रेस जीतकर वर्ल्ड चैंपियन जीत गए हैं। तो देखते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप नहीं है, आप वो देख सकते हैं। कुछ करंट अफेयर्स क्विक डाइजेस्ट देखते हैं। 16 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये आपको देखना है, प्रेस दिवस जो है वो इसमें मनाया गया। ठीक है, अब बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेस आपका जो इंडियन प्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, या अभिव्यक्ति की आज़ादी भी कह सकते हैं एक तरीके से, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद में दिया गया है? क्या है कि भारतीय प्रेस परिषद ने 16 नवंबर 1966 से ही विधिवत कार्य शुरू कर दिया था। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में आम लोगों को प्रेस के बारे में जागरूक करना और उनको प्रेस के नज़दीक लाना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा के खेलों में उनके योगदान के लिए 15 नवंबर 2020 को कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप देख सकते हैं, इसमें पूछ सकता है कि जो भारतीय ओलंपिक संघ का जो है कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो वह अध्यक्ष जो है नरेंद्र बत्रा। यह पुरस्कार प्रसिद्ध न्यायविद न्यायाधीश कृष्ण अय्यर की 166वीं जयंती के उपलक्ष्य में दिया गया। इस कार्यक्रम में कैपिटल फाउंडेशन वार्षिक व्याख्यान एवं पुरस्कार 2020 का आयोजन ऑनलाइन तरीके से किया गया था। नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य भी हैं। ट्राइफेड ने अपने उत्पादों के रेंज का विस्तार करने की पहल के तहत आदिवासियों द्वारा गए हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को शामिल किया। ऐसे उत्पाद हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सक्षम है तथा वन के ताज़े संसाधनों से बनाए गए हैं। ट्राइफेड द्वारा इन उत्पादों को शामिल किए जाने से आदिवासियों द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को बड़ा बाजार मिलेगा, जिसके ज़रिए न केवल वो आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी साकार करेंगे। तो दोस्तों, आज का था ये हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको हमारा बीपीएससी का बैच ज्वाइन करना है तो हमारे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।